इसलिए हम हेल्थ ये टर्म यूज कर रहे हैं। ये है नैनो यूरिया की पूरी जानकारी। चिलेट का मतलब क्या है? चिलेट का मतलब होता है क्लाउड, सीड बैंक कहते हैं। तो उसे आपको सीधी एक सामान्य भाषा में समझाता हूँ कि इसको उठा के ऐसे ले जाते हैं। नमस्कार किसान भाई। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने आए हैं आपसे 4 बिंदुओं के लिए, जिन 4 बिंदुओं पे किसानों को आजकल संशय चल रहा है या उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि क्या है ये बिंदु और कैसे इनका समाधान है। तो इसके लिए हमारे साथ आज हैं यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के रिसर्च स्कॉलर ज्योतिर्मय, जो कि यहाँ पर मृदा भौतिकी में है। और इनका यहाँ पर मृदा भौतिकी मतलब सीधी भाषा में बोले तो अपने मिट्टी को लेके यहाँ पर अनुसंधान चल रहा है। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे 4 बिंदुओं पे। तो किसान भाइयों, हमारा पहला बिंदु रहने वाला है उर्वरक को लेके। जैसा कि आजकल देखने में आया है सर कि हमारे यहाँ क्या है, किसान कर क्या रहे हैं कि एक जितनी मात्रा खेत में चाहिए या जो जितनी निर्धारित यूरिया या डीएपी या कोई भी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर की मात्रा है उर्वरक की, उससे ज्यादा डाल रहे हैं एकदम। अब ये हमें पता नहीं है धरातल पे कि उनको प्रोडक्शन या उत्पादन ज्यादा मिल रहा है या नहीं, पर ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है मिट्टी को लेके। या जब आगामी पीढ़ी उनकी जब खेती संभालेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये क्या करके गए हैं, हाँ। खत्म हो गई मिट्टी। ठीक ठीक। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसानों को आजकल डाउट आ रहा है कि जो नैनो फर्टिलाइजर लॉन्च हुए हैं, हर चीज में नैनो आ गए हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसको लेके ये डाउट बना हुआ है, संशय कि ये धरातल पे मतलब काम कर रहे हैं या नहीं, उत्पादन में फायदा दे रहे हैं या नहीं, और दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने जो नॉर्मल जो ब्रॉडकास्ट वाले फर्टिलाइजर हैं जिन्हें हाथ से छींटा जाता है, उनकी तुलना में कितना अच्छा साबित हो रहे हैं और उनका तोड़ ये है या नहीं, रिप्लेसमेंट। और तीसरा है कि आजकल मार्केट में भी और किसानों के गांव में जो आजकल शब्द चल रहा है चिलेटेड, मतलब चिलेटेड क्या है, चिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब चीजें क्या होती है। और चौथा है वीडीसाइड खरपतवार नाशी को लेके सर। ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं कि खरपतवार नाशी में मतलब वो क्या रहा है कि किसान बहुत समय से, लंबे समय से किसी भी चीज को लेके खरपतवार नाशी डालता जा रहा है, जैसे कि इमेजा थापर है या कोई भी है। तो उसमें हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं वो जो खरपतवार है वो उस केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक, मतलब वो मर नहीं रहा है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, मात्रा बढ़ा रहा है, पर कहीं ना कहीं उससे उसकी लागत भी तो बढ़ रही है ना। तो इसका कोई और तोड़ है, और तोड़ भी है, और साथ में इस जो ज्यादा मात्रा में खरपतवार नाशी डाल रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है। तो चलिए बात करते हैं, जो हमारा पहला बिंदु था उर्वरक को लेके, उसके बारे में जानते हैं सर से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि हम जो यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, जो भी फर्टिलाइजर देते हैं, ऑप्टिमम डोज से ज्यादा देते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है फ्यूचर में या सॉइल हेल्थ में। तो पहले बता दूं, ये सॉइल जो होता है, ये सॉइल एक मतलब जीव की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए हम हेल्थ ये टर्म यूज कर रहे हैं। तो देखो, सॉइल पे अगर हम इधर इधर कैमरा लो, तो ये देखो, ये सॉइल हो गया। ये सॉइल का जो यहाँ तो जीव कुछ दिख नहीं रहा, तो जीव होगा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। अगर देखिए तो देखेंगे हम बहुत ज्यादा यहाँ पे होगा छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे अणु, माइक्रोब्स होंगे। तो उसे हम रिलेट कर रहे हैं हेल्थ की वजह से। अगर हम ज्यादातर फर्टिलाइजर देते हैं तो पहला वाला जो प्रॉब्लम होगा सॉइल हेल्थ की, मगर अगर हम बात करें तो होगा उस माइक्रोब्स को, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट सॉल्ट्स, नमक होता है उसमें। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। पहले वाला पॉइंट तो माइक्रोब्स का हो गया। सेकंड होता है क्या, अगर हम ज्यादातर फर्टिलाइजर दें, यूरिया बोलो या कोई भी एमोनियाकल फर्टिलाइजर्स बोलो, नाइट्रोजन अगर हम बात करें, तो वो बाद में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग टर्म में। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम 100 केजी यूरिया अप्लाई करें मिट्टी में, तो क्या होता है पता है, होता यह है कि 100 केजी यूरिया अल्टीमेटली जो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है उसको खत्म करने के लिए हमको बराबर 80 किलो के आसपास लाइन देना होता है। तो यहाँ से अब पता चल रहा है कि कितना एसिडिटी इसका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में पीएच को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत करेगा। क्या होगा, हमारा जो मतलब रिक्वायरमेंट होता है, हम हमारा जो उद्देश्य होता है वो है पीएच को, मतलब जो एसिडिटी है उसको घटाना, या सैलिनिटी व अल्कनिटी जो भी होता है उसको घटाना, और जो फिक्स करना वो है पीएच को 7 के आसपास, जो ज्यादा फर्टिलाइजर देने से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है।
ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो हो सकता है हमारा किसान भाइयों के लिए, उनका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। हम अगर तेरे को एग्जांपल दूं, हमको प्यास लगे शायद, तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। पहला ग्लास हमने पी ली, हमारा जो गले का जो मांग था पानी के लिए वो घटते जा रहा है। दूसरा ग्लास भी पी ली तो वो भी घटेगा। ऐसे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, 3-4 ग्लास के बाद हम पी नहीं सकते। ये सेम चीज होगा प्लांट के साथ। अगर एक एक सॉइल है, उस सॉइल को अगर हम फर्टिलाइजर पहले दे, तो वो जो प्लांट्स है फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट ज्यादातर लेंगे। तो ये लेने से उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो हम दे रहे हैं कम, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ज्यादा। फिर हम फर्टिलाइजर देते गए, ऐसे एक एक यूनिट हम जब ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन का एफिशिएंसी है वो घटते जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। 120 से अगर हम फर्टिलाइजर को बढ़ा के 140 केजी कर दे, तो वो 20 केजी का जो डिफरेंस है उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जैसा पहले बढ़ रहा था। तो क्या हो गया, हमारा एग्रीकल्चर का मेन मोटिव यही है कि हम कम दे के कैसे ज्यादा उत्पादन कर सके। तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ से फिनेंशियली हमारे फार्मर्स एक्सप्लॉइट होंगे। तो ये हो गया एक समस्या। तो ये तो मेन प्रमुख समस्या हो गए। और भी प्रॉब्लम्स है, पता है क्या, कि हम जब नाइट्रोजन यहाँ पे मिट्टी पे देते हैं, तो वो नाइट्रोजन प्लांट ऐसे ही तो अपटेक नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट पे कन्वर्ट होता है, और वो नाइट्रेट पानी के साथ घुल मिल के जाता है, और नीचे वो घुलते घुलते नीचे चला जाता है। हमारे नीचे क्या है, नीचे है जल स्तर, जहां से हम पानी अपटेक करते हैं। तो अगर वो जो नाइट्रेट का अमाउंट है पानी में, वो अगर 10 10 माइक्रोन, आई गेस 10 माइक्रोन से ज्यादा होगा, तो हमको डिजीज होता है, मिथानोग्लोबिनेमिया करके एक डिजीज होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं हम। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, फिर हो गया यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, इसलिए ज्यादा देना अच्छा नहीं है। जो ऑप्टिमम है उसे ही हम लेके चलेंगे। और ये ऑप्टिमम कैसे हम ठीक करेंगे, इसके लिए हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हो गया, वहां जाएंगे हम जाके वहाँ सॉइल टेस्ट कराएंगे, फिर हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना सकते हैं हमारा। तो ये हो गया अच्छा वाला पॉइंट, ऑप्टिमम ये चीजें बजाय रखने के लिए। तो देखिए, सर ने हमें जो भी उर्वरकों के बारे में बताया है, मैं उसे आपको सीधी एक सामान्य भाषा में समझाता हूँ। कि पहला तो है कि जो मिट्टी है, वो आप अगर उसे निर्जीव समझ रहे हो या बेकार समझ रहे हो, तो निर्जीव नहीं है, मिट्टी एक सजीव है। सजीव मतलब मिट्टी में भी जीव है, इसलिए हम यहाँ पे सोइल हेल्थ मतलब मृदा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों जीवाणु हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो करोड़ों हैं, जो कि हमारी मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, उर्वरक। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। और जो आप ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, इसका सीधा इस वीडियो का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो ज्यादा मात्रा में आप यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें खत्म कर रहे हो। तो मृदा स्वास्थ्य जो आपका है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब वो रहेंगे ही नहीं, तो आपकी मिट्टी उर्वर कहाँ से बनेगी, जैसे केचुआ है या बैक्टीरिया है, जो भी सूक्ष्म जीव है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप मुख्यतः नाइट्रोजन वाले जो सर अमोनिकल या जो यूरिया वाले फर्टिलाइजर उन्हें डालते हो, तो ये क्या करते हैं, आपकी मिट्टी में जो एक शब्द है पीएच, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हो मिट्टी का अम्लीय होना है, मिट्टी का क्षारीय होना या लवण ज्यादा होना, वो सब ऊसर मृदा। तो ये जो आपकी मिट्टी है, ये कहीं ना कहीं अम्लीय हो जाती है। अब पीएच को लेके बात करा जाए, तो एक तो ऐसा नहीं है, ये नहीं कि आप केवल यूरिया के भरोसे पूरी खेती कर सकते हो, क्योंकि सब तरह के पोषक तत्व अपने फसल या पौधे को चाहिए होते हैं। दूसरा बिंदु है, वो है कि जब आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी अमोनिकल या नाइट्रेट वाला जो उर्वरक है, यूरिया डीएपी जब डालते हो, तो सर ने हमें बताया कि जब इसे ज्यादा मात्रा में डालते हो, तो जो अपनी मिट्टी है वो कहीं ना कहीं अम्लीय होती जाए। अब अम्लीय होती जा रही है, तो हर न्यूट्रिएंट या हर पोषक तत्व एक अलग अलग पीएच पे ग्रहण करते हैं पौधे। ये सही बता रहा हूँ ना एकदम सर? तो उससे क्या होगा कि जब आपकी अम्लीय पीएच हो जाएगी, तो कई ऐसे पोषक तत्व है जिन्हें पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि पौधा उन्हें ले ही नहीं सकता। तो ये आपको उल्टा उत्पादन में फायदे की तुलना में नुकसान देते हैं, और मिट्टी की कंडीशन तो खराब होगी जो अलग। उसके बाद तीसरा ये मुख्य पॉइंट है कि जब आप 1 एकड़ में, जैसे आजकल लोग डाल रहे हैं कि 2 बैग जब आप यूरिया डाल रहे हो 1 एकड़ में, तो 16 से 20 कुंटल आप गेहूं ले रहे हैं। अब वहीं आपने सोचा कि चलो आधा बैग और डाल के देखते हैं। अब आपने आधा बैग डाला, और आधा बैग डालने के बाद आपको 50 किलो या 60 किलो ज्यादा गेहूं मिल जाता है 20 कुंटल के बाद भी।
तो उसको निकाल के तो देखिए आप, एक तो 2 बैग डाल के आप मतलब 16 से 20 क्विंटल ले रहे हैं, एक आधा बैग, तो लागत भी तो देखिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेती का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि कम लागत में अधिक उत्पादन, तो ये है। और तीसरा है कि जो आजकल देख रहे हो आप, मिट्टी कठोर होती जा रही है, वो सब है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी प्रकृति है मिट्टी की, उसको भी खराब कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से समझे और जितनी मात्रा है उतना ही डाल। अब जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है सर से, वो है नैनो फर्टिलाइजर को लेके। जो आजकल आ रहा है नैनो, सभी तरह के फर्टिलाइजर आने लगे, नैनो डीएपी है, नैनो यूरिया है, अब आ तो रहा है, पर ये धरातल पे पता चल नहीं रहा है कि वाकई में काम कर रहा है या नहीं। तो जानते हैं सर से क्या है इसका मामला। देखो, एक जब नैनो फर्टिलाइजर पहले बाजार में आया, पहले दिन से ही, तो एक अफवाह ऐसे फैल गया कि नैनो आएगा और जो प्रोडक्शन है वो ऐसे बढ़ेगा। ये चीज ठीक नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो कन्वेंशनल डोज या कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनसे नैनो फर्टिलाइजर का जो मेन डिफरेंस आता है वो है साइज, अमाउंट। मतलब क्या है, नैनो का मतलब होता है छोटा। कितना छोटा? बहुत छोटा। अब क्या है, जब एक चीज का साइज छोटा हो जाता है तो उसका जो पर यूनिट वेट मैस पे उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। अब न्यूट्रिएंट को हम ऐसे फेंक दिया मिट्टी में, तो प्लांट उसे तो लेंगे, पर लेंगे कैसे? जब वो रूट्स के कांटेक्ट में आएंगे। तो रूट्स के आसपास जब आएंगे तब प्लांट उसे पानी के साथ ऊपर खींच लेगा। तो इधर होता क्या है, हमारा जो नैनो यूरिया बोलो, जो भी नैनो है, अगर हम फोलियर एप्लीकेशन ना करके मिट्टी पे दे दे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए प्लांट उसको अच्छे से कांटेक्ट कर पाएगा, प्लांट उसे ले पाएगा। इसे हम आमतौर पे कहते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। अर्थात हाँ, मतलब क्या हम दे रहे हैं उससे क्या हम ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो नैनो यूरिया या नैनो फर्टिलाइजर्स का होता है वो लगभग लगभग 80% के आसपास होता है। लेकिन जो हम कन्वेंशनल डोज देते हैं इसका बहुत कम है, लगभग लगभग 20 से 25% के आसपास होता है। तो इससे हम ये मतलब बोल सकते हैं, जो कृषक का, फार्मर का जो मतलब पैसा लग रहा है फर्टिलाइजर के लिए, एक नैनो का 500 ml का बोतल जो बोतल आता है, उसका प्राइस होता है लगभग लगभग 225 के आसपास। और 45 केजी यूरिया का जो बैग आता है उसका प्राइस होता है हाँ 200, 242, 250 इसके आसपास। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत तो सेविंग कर सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, तो पहले ही बोल दिए हम न्यूट्रिएंट ज्यादा अगर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो तो हमने पहले ही बोल दिया। तो ये प्रॉब्लम आता है इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज के मतलब तरफ से। मैं सुबह एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उधर लिखा था कि नैनो जब हम दे रहे हैं, ट्रायल फील्ड ट्रायल्स में कुछ कुछ जगह ये हुआ कि व्हीट के उधर, चिकपी में, मस्टर्ड, ये सब फसल में उनका 3 to 4%, लगभग लगभग 6% कभी कभी इंक्रीज आया फर्टिलाइजर्स, मतलब नैनो हम जब दे रहे हैं यील्ड पे। इधर हमारा आईसीआर के आईआरआई पे व्हीट के ऊपर एक रिसर्च हुआ, वहां दिखाया गया कि 100% कन्वेंशनल डोज पे हम जब फर्टिलाइजर दे रहे हैं व्हीट का, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है, अगर हम 70% कन्वेंशनल डोजेस प्लस मतलब एक स्प्रे कर देते हैं नैनो का, या 50% कन्वेंशनल डोजेस देते और दो स्प्रे कर देते हैं, तो उसका प्रोडक्शन घट जाता है। तो इससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि नैनो की वजह से ये नहीं होता कि प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन ये जरूर होता है कि हमारा यूज एफिशिएंसी बढ़ गया, हमारा टोटल खर्चा बच गया, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ हो गया। क्योंकि एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू तो आ रहे हैं आजकल ना। तो ये हो गया नैनो का मतलब मेन लक्ष्य। और मैं ये रिसर्च पेपर का बारे में और ये जो होता है ना कितना प्रोडक्शन ये हुआ, ये मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा, और इसका जो लिंक है मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हो गया। हाँ, अब मैं आपको इसे सामान्य भाषा में बताता हूँ कि हो क्या रहा है, कि जैसे कि आप मानो कि सर ने जैसे बताया कि आप हाथ से यूरिया फेंक रहे हैं। अब जब हाथ से हम यूरिया फेंक रहे हैं तो वो पौधे को कितना लग रहा है, तो उसका जो अनुपात है लगने का वो 20 से 25% के आसपास आपने बताया है। और जो नैनो का बताया वो 80%। मतलब कि आप 100 मान के चले तो 80 भाग नैनो का लग जाएगा, और उसका 100 का 20 से 25 लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि आपको उपयोग करने में ही आसान है।
जैसे कि मैं सीधे तौर पे बताऊं कि आप कैसे उपयोग में कर सकते हैं, कि जैसे किसान बुआई के गेहूं के बाद 2-3 पानी तक हिस्सों में यूरिया देते हैं। अब जब आप उसी यूरिया को हाथ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या छींट रहे हैं, तो सर ने जैसे बताया कि वो 20 से 25% ही मिल सकता है, और मिट्टी की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कई बार ज्यादा मिल जाए थोड़ा बहुत, और कई बार वो नीचे भी चला जाता है, चाहता है ये नीचे यूरिया 7 दिन या 12 दिन से ज्यादा मिट्टी में रहता नहीं है। तो आप जब इतना रह ही नहीं रहा है, और एक पानी से दूसरे पानी का गैप आपके 20 से 25 दिन का आ रहा है, और आपको तो वहाँ पूरी क्रॉप तो चल रही है ना, आपकी फसल तो वृद्धि कर रही है, आपको तो देना पड़ेगा। तो आप अगर इसकी जगह नैनो को दोगे, तो नैनो क्या डायरेक्ट पत्ती पे आएगा, एकदम पत्ती पे आएगा, मतलब जितना दे रहे हो उतना ही मिलेगा पौधे को। मिट्टी में तो क्या है, वो कहीं भी जा सकता है। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि नैनो का जो साइज होता है ना, पत्ते में होता है छिद्र, छोटे छोटे जो छिद्र, हम उसे स्टोमाटा कहते हैं एक्चुअली। तो वो छिद्र से नैनो का जो पार्टिकल हो अंदर घुस सकता है डायरेक्टली। तो वो क्या होता है, प्लांट ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उससे भी फायदा मिलता है। और दूसरा सर ये भी तो है ना, कि जैसे हाथ से यूरिया फेंक रहे हैं, हाँ अब खेत में कई दिनों तक मतलब पानी दिया, अब खेत सूखा नहीं है, तो वो फेंकने में भी हाँ दिक्कत है, हाँ लेबर चार्ज भी ज्यादा है। हाँ, ठीक। स्प्रे मतलब एक सिंपल पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग भी है। पर ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हम पूरा रिप्लेस कर दें, कि हाथ से यूरिया ये कर सकते हैं। आपकी जो हाथ से यूरिया फेंक रहे हैं या डीएपी फेंक रहे हैं, उसकी मात्रा कम कर दीजिए, और इसको जब देके देखेंगे आप, तो एक मतलब कम मात्रा में ज्यादा फायदा। एक होता है, हाँ, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, फुल सब्स्टिट्यूट कन्वेंशनल की ये नहीं है। एक होता है मतलब कि कोई चीज को जैसे आप 1 किलो खा रहे हो, तब आपको वो 250 ग्राम लग रहा है, हाँ हाँ और एक है कि आप इसे 1 किलो खा रहे हो या आपको 750-800 ग्राम लग रहा है, हाँ। तो वो है आप मतलब एक कम मात्रा में। और एक सर इसे वैसे भी ले सकते हैं ना, कि जैसे कि एकदम से किसान प्रयोग में कर सकता है। हाँ मतलब किसान का जो काम है, कि जैसे मतलब एक जैसे स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे मतलब एक सिंपल पड़ता है, सीधा काम लगता है किसान को हाथ से फेंकने, क्योंकि आजकल लेबर का तो इतना इशू है। और स्प्रे में क्या है, अकेला आदमी भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये है नैनो यूरिया की पूरी जानकारी, नैनो डीएपी की और नैनो फर्टिलाइजर्स की। मतलब ये उपयोगी तो है, हाँ। पर एक हद तक है। आप इन पे पूरा निर्भर नहीं रह सकते अभी तक। अब जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, आजकल मार्केट में या किसानों ने सुना भी होगा, एक शब्द बड़ा चल रहा है, चिलेटेड। तो क्या है चिलेटेड, और क्या इसका उपयोग है, आइए जानते हैं सबसे। तो आपको पहले ही बता दूं मैं, चिलेट को बाद में रखते हैं इसको। इसको एक टर्म से हम रिलेट करेंगे, बच्चों को खिलाना। एक बच्चा है, तो क्या है, तो वो बच्चे को हम एक पात्र में खाना दे दिया, फिर टेबल पे रख दिया और बोला भाई तू खा ले इसे। ये एक हो गया, वो खा सकता है, नहीं भी खा सकता। और एक हम कर दिए, तेरे को खाना पड़ेगा, एक चम्मच लिया, बाउल से ऐसे उठाया, खाना फिर खिला दिया, तो वो तो खाना उसके अंदर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट से मैं रिलेट करूंगा चिलेट को। चिलेट का मतलब क्या है, चिलेट का मतलब होता है क्लॉ। तो मैं आपको, मतलब हमारे जो दर्शक है सबको एक एग्जांपल से समझता हूँ, मतलब समझना, हाँ उदाहरण से दिखाता हूँ, देखो। तो ये हो गया हमारा, सपोज ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का अणु जो प्लांट लेता है मिट्टी से, तो ये हो गया नाइट्रोजन। ये अगर ऐसे गिरा रहेगा इधर, आप इधर आइए एक बार, तो अगर ये ऐसे इधर गिरा रहेगा, तो प्लांट इसको ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर हम इसे, ये हो गया हमारा क्लॉ, मतलब ये हो गया चिलेट्स का जो ऐसे आते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऐसे इस अणु को ऐसे बाइंड करते हैं चारों तरफ से, फिर इसको उठा के ऐसे ले जाते हैं प्लांट के आसपास। तो क्या है, प्लांट इसे आसानी से ले सकता है। तो यही हो गया चिलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो। इससे होता क्या है, जो हम न्यूट्रिएंट मिट्टी पे देते हैं, वो ऐसे बाइंड होके प्लांट के आसपास जाते हैं, तो प्लांट उसे लेता है। आपको क्या पता है, जब स्ट्रेस्ड कंडीशन होता है, जब मतलब एक होता है मिट्टी कम गया, मतलब पानी कम गया मिट्टी में, तनाव, हाँ, तो उधर क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट के आसपास आते हैं, वो तो पानी से ही बहते बहते आते हैं। तो अगर पानी कम हो गया, तो वो तो नहीं बह के आ सकता। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपने रूट से कुछ ऑर्गेनिक्स रिलीज करते हैं, कुछ मतलब रिलीज करते हैं। वो ऐसे ही अणु को दूर दूर से चिलट करके ऐसे बाइंड करके प्लांट के रूट के आसपास ले आते हैं। तो इस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को हम न्यूट्रिएंट के इधर लागू कर दिए। तो ऐसे होता है, चिलेट काम करता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ,
जो हम फास्फोरस देते हैं ना, फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होते हैं मिट्टी के साथ। मतलब फास्फोरस आपने दिया, वो फास्फोरस जाके माटी पे ऐसे लॉक हो गया, तो इसको हम घटा सकते हैं चिलेटेड इसके साथ। मतलब क्या होता है, जो रिएक्शंस होते हैं मिट्टी में, वो रिएक्शंस हम इस चिलेट, अगर इसको हम चिलेट कर देते हैं तो ये तो रिएक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो वो रिएक्शंस हम घटा सकते हैं। इससे न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब जनरली हम क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, वो मिट्टी में ऐसे ही कम होता है, प्लांट को वो कम भी लगता है, पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं मिट्टी के साथ। तो पीएच जो हमारा है, पहले आपने बोला, तो पीएच जब कम होता है, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एबंडेंस मतलब ये ज्यादा होते हैं मिट्टी में। लेकिन पीएच जब बढ़ता है तब आता है चिलेटेड का फंक्शन। पीएच जब बढ़ता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाके मिट्टी से अटक जाता है, प्लांट्स नहीं ले सकता। तब अगर आप चिलेटेड फर्टिलाइजर यूज करें, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करें, तो वो प्लांट्स अच्छे से ले सकता है, क्योंकि वो तो रिएक्ट नहीं करेगा मिट्टी से। तो इधर हो गया हमारा यूज एफिशिएंसी का बात फिर से आ गया। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, चिलेटेड मतलब कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट का बात करें तो पीएच के मुताबिक हम यूज कर सकते हैं। ये मतलब कृषक के लिए जो भी है वो बहुत फायदेमंद होगा, और ये मतलब जो प्राइस है उनका, जो खर्चा है वो भी घटे। तो मतलब मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं किसान भाइयों, सर का कहना है कि जैसे आपने खेत में यूरिया दिया या डीएपी दिया, उसके दाने जब खेत में जाके गिर गए, तो हो सकता है वो जो आपने दिया है उससे पौधे को मिले भी सही या ना भी मिले। उसमें कई कारण है, जैसे आप सिंचाई दोगे फिर वो पानी में घुलेगा, वो सब फिर पौधे की जड़ों तक जाएगा। बहुत सी बार कहीं सिंचाई नहीं दी या फिर उस जहाँ पे दाना पड़ा है वहाँ सिंचाई नहीं पहुंची, तो वो पौधे को पूरा नहीं मिल पाया। चिलेटेड के केस में बात ऐसी है कि मतलब चिलेटेड एक माध्यम की तरह काम कर रहा है। ये उल्टा पौधे को इसके पास आने की जरूरत नहीं है, आपके उर्वरक जो मिट्टी में पड़ा है ये उल्टा खींच के वहां लेके जा रहा है। मतलब जो आपका, जो आपने ये जो खाद दी है, उर्वरक दिया है, वो उल्टा खींच के वहां लेके जा रहा है। तो एक मतलब सीधा चैनल बना रहा है, एक सीधा माध्यम बना रहा है, तो ये पूरा का पूरा पौधे को मिल सकता है। मतलब यही है इसका मुख्य एकदम उद्देश्य। एकदम। और दूसरा ये है कि जो आज सूक्ष्म तत्व का जो आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो सूक्ष्म तत्व बहुत एक तो कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, और पीएच को लेके बहुत ये मतलब इनको देखा जा सकता है, बहुत मतलब सहनता होती है इनमें, चेंज हो जाते हाँ हैं पीएच बहुत के। जल्दी इनका चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं आप सादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जगह या सूक्ष्म तत्व की जगह चिलेटेड यूज कर सकते हैं, तो उनका उपयोग ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब कि एक आप सादा यूज कर रहे हैं, वो जितना परिणाम नहीं देगा, चिलेटेड उससे ज्यादा देगा। तो एकदम चिलेटेड ऐसा कोई है नहीं, एक शब्द है चिलेटेड, इसका मतलब है ये एक माध्यम है, सीधे चम्मच से खाना खिलाना। एकदम। ये अगर अणु है, इसको हम ऐसे बांध रहे हैं जो इजी, मतलब आसानी से प्लांट के आसपास चले जाए, ना कि उस सॉइल पे जाके ऐसे अटक जाए, तो हमारा जो खर्चा है वो तो ऐसे ही बढ़ेगा। मतलब वो ऐसे ही है कि जैसे ये है और यहाँ पौधा है, अब ये आपने पानी दिया है, तो अब पौधे की जड़ें, ये घुलेगा और पौधे की जड़ें बढ़ेगी। अब ये हो भी सकता है जड़ें यहाँ तक पहुंचे भी या ना भी पहुंचे। अब कंडीशन तो यही है कि जब जड़ यहाँ पहुंचेगी तभी तो ये मिलेगा ना। चिलेटेड में केस में ऐसा है कि ये एक माध्यम है, ये एक चैनल बन जाता है, ये बंध के आपके पौधे को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगा। वो बढ़ जाएगी। हाँ। ये है। और सर अगला पॉइंट जो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जो अगला पॉइंट है वो खरपतवार नाशी को लेके है। मैंने अभी 3-4 दिनों में इसको पढ़ा है और पता किया है। तो ये कुछ पॉइंट है कि आजकल हो क्या रहा है कि जैसे मतलब कि पहले कोई खरपतवार नाशी एक मात्रा में उपयोग किया जाता था, मान लीजिए 1 लीटर 8 बीघा में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मतलब जैसे कि कोई नींद का मरीज है, किसी को नींद का दिक्कत होता है, कोई मेंटल हेल्थ वाला है, तो उसके जैसे कि नींद की गोली चलती है। तो नींद की गोली जब चलती है तो शुरू में वो एक गोली से संतुष्ट हो जाता है, उसे अच्छी खासी नींद आ जाती है। अब धीरे धीरे जब वो चीज उसके रूटीन में आती है तो 1 से 1.5 गोली ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब एक गोली से उसकी मांग पूरी नहीं हो रही। तो ये धीरे धीरे क्या खरपतवार में ये दिक्कत आ रही है कि मतलब हो क्या रहा है कि जैसे आपने खरपतवार नाशी का स्प्रे किया, तो पहले जिस खरपतवार नाशी से जो खरपतवार अच्छी तरह खत्म हो जाते थे, मर जाते, वो मर नहीं रहे। तो किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो बढ़ा रहे हैं मात्रा। मात्रा सर कैसे बढ़ा रहे हैं कि जैसे पहले टंकी, जो ट्रैक्टर वाली टंकी है वो 500 लीटर की, वो 8 बीघा में आ जाती थी। अब वो उसे हमारी तरफ गए घटा घटा के 6 बीघा पे ला रहे हैं ताकि खरपतवार मरे। और ऐसा नहीं कर रहे हैं जो टंकी जो मतलब बीघे की मात्रा नहीं घटा रहे, वो उधर उसकी मात्रा बढ़ा दे रहे।
दवाई की। अब मैंने इसको देखा तो मतलब ये वही है ना कि एक तो आप लागत भी बढ़ा रहे हो, ठीक है? उसके अलावा आप एक कहीं न कहीं केमिकल का हिस्सा अपनी खेती में बढ़ा रहे हो। तो मैंने जब इसको पाया तो मैंने इसके 2 समाधान देखे। पहला समाधान तो ये है कि आप मतलब जैसे कि फसल चक्र कर सकते हो। फसल चक्र मतलब जैसे कि अब जैसे कोई किसान है वो 7-8 साल से सोयाबीन, गेहूँ, सोयाबीन, गेहूँ, सोयाबीन, गेहूँ। अब वो कह रहा है कि सोयाबीन में मोथा, धूप घास, बोकना ये सब हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो वीडीसाइड से भी कंट्रोल नहीं आ रहा। बोकना का सीन ये है कि अगर वो शुरू में कंट्रोल नहीं आता है, फिजिफ्लेक्स इन सब से, तो बाद में क्या है कि सोयाबीन को ढक देता है पूरा जकड़ के। तो पूरा ही खत्म हो जाता है पौधा। और वहीं गेहूँ में क्या हो रहा है कि गेहूँ में हो रहा है दवा के बहुत भयंकर जंगली जोक। तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप 1 बार या 2 साल 3 साल धान लगाएँगे, तो जब धान में पानी भरा रहता है तो लगभग आपको निजात मिल जाएगी इन खरपतवारों से। वहीं जैसे आप उधर फसल बदल के गेहूँ की जगह अगर चना करें, सरसों करें, सरसों भी एक घनी फसल है। हालाँकि सरसों में सत्यानाशी कहीं-कहीं जगह होता है, पर ये जो जंगली आपके जो है या और भी गेहूँ सा ये सब हो रहा है, इससे समाधान मिल जाएगा। और फसल बदलेंगे तो मिट्टी भी उर्वर बनेगी। एक और हो सकता है, तुम जो कर सकते हो ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो। हाँ, अगर इसको हम कटाना चाहे, ग्रीन मैन्योर को हम मतलब ब्राउन मल्चिंग कहते हैं। क्या है वो चीज कि हम ग्रीन मैन्योर कब, जैसे धनचा हो गया, ये सब ग्रो करने के बाद ना 45 डेज के आसपास आफ्टर सोइंग इसे हम कट के ऐसे फेंक देते हैं। तो ये एक मल्च की तरह भी काम करेगा, एक दोनों नीचे से वीड को उठने नहीं देगा। हुँ। तो ये एक हो सकता है, तुम कर सकते हो। जैसे मैं आपको सर ने बताया वो सीधी भाषा में समझाऊँ कि होता क्या है कि जैसे किसान का गेहूँ अप्रैल में कट गया है। अब क्या है कि अप्रैल से सोयाबीन की बुआई जुलाई तक तो खेत खाली रहेगा, है ना? तो आप इस समय क्या करो कि अब आप जुताई करके जो ढेंचा है या सनई है, हरी खाद की खेती बोलते हैं इसे, तो ये जो मार्केट में इनका बीज आता है, इसको आप छींटिए या बुआई कर दीजिए खेत। किसान भाइयों के लिए समझा रहा हूँ, तो जब आप इसकी बुआई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है 2 से 3 पानी में आराम से फसल हो जाएगी। अब आपको फ़ायदा इससे ये मिलेगा कि जब आपने बुआई की, पानी दिया, सब दिया, रेचा की बुआई कर दी, तो अब आपकी मिट्टी में इसके साथ खरपतवार के भी बीज पड़े हैं, है ना? और खरपतवार के बीज भी उगेंगे साथ के साथ, ढेंचे के साथ खरपतवार के बीज भी उगेंगे, जो कि एक सामान्य गणित है, हर जगह उगता है। तो अब होगा क्या कि ढेंचा कहीं न कहीं खरपतवार की तुलना में जल्दी बढ़ने वाली फसल है। मतलब जब आपका खरपतवार यहाँ रहेगा, ढेंचा यहाँ रहेगा, खरपतवार यहाँ, ढेंचा यहाँ। तो जैसे-जैसे ढेंचा या आपका सनई जो बढ़ता जाएगा, तो अब किसी भी पौधे को या जीव को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए। ऑक्सीजन मतलब वायु, जल और प्रकाश, सूर्य की। तो अब वो क्या है कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उसको लेके। कॉम्पिटिशन ऐसे बढ़ेगा कि ढेंचा है सघन, बड़ा पौधा है और साथ में उसके खरपतवार भी उग रहा है। अब आपने सिंचाई करी तो ढेंचा तो ज़्यादा पानी लेगा, खरपतवार को एक तो पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा वो एकदम मतलब डेंस होता है, एकदम घना खेत होता है ढेंचे का, तो वो आपके क्या है कि खरपतवार को हवा भी नहीं मिलेगी, प्लस धूप भी नहीं मिलेगी। तो ना तो खरपतवार आपका बीज बना पाएगा, बीज की अवस्था तक जाएगा ही नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। तो आद्या समस्या का समाधान तो आपको यही मिल गया कि आपने आपकी मिट्टी में जो निष्क्रिय खरपतवार के बीज पड़े हुए थे, वो सोयाबीन की फसल लेने के पहले ही खत्म कर दिए, तो दोबारा सोयाबीन की फसल में उगेंगे नहीं। प्लस दूसरा फायदा कि 45 दिन की अवस्था में जब ढेंचे में नीचे जमीन में गांठें बनना शुरू हो जाती है, तब इसे दबा के हम मिट्टी में मिला देते हैं रोटावेटर से या कल्टीवेटर से अच्छी तरह। तो इससे क्या है कि जब ये फर्मेंट होता है अंदर मतलब गलता है, सड़ता है, तो एक तो आपकी मिट्टी भुरभुरी बनती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, तो ये आपको बोनस पॉइंट है। वो नाइट्रोजन भी ऐड करता है हाँ, मतलब। नाइट्रोजन हाँ। भी ऐड करता है, तो आपको नाइट्रोजन भी फायदा मिल गया, है ना? और उसके अलावा उन दिनों तो खेत सर खाली पड़ा ही है। देना क्या है आपको, एक कल्टीवेटर चलाना है, सीड ड्रिल चलानी है, बीज डालना है और 2 बार बुआई करनी है। आधा समाधान तो आपका यही हो गया और जो बचा दूसरा जो नहीं हो रहा है वो फसल चक्र से हो जाएगा। तो ये तो मतलब इजी हो गया ना। हाँ, एक तो आपकी लागत भी नहीं लगी, प्लस खेत की मिट्टी ही सुधर रही है। फिर भी हाँ, वो जो हेल्थ के बाद, हेल्थ मतलब हुँ। जो हम केमिकल देना है, केमिकल देना है, और उसकी आपने हेल्थ जो खराब हो रहा है। हाँ। दे के सूक्ष्म जीव कम कर दिए हैं, वो भी तो अब बढ़ना शुरू हो जाएँगे ठीक वापस। ठीक। अगर हम एक ही चीज बार बार दे तो उसका एक आदत पड़ जाता है। हुँ। वो होता है जो वीड होता है, वीड का भी एक आदत पड़ जाता है। तो ये आदत हमको घटाने के लिए ये सब करना होता है। रोटेशन कर सकते हैं हम फार्म मेड मैन्योर मतलब ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब, इससे खर्चा भी बचेगा और मिट्टी भी ठीक ठाक होगा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत अच्छी चीज है। सॉइल हेल्थ अगर मेंटेन करना चाहिए ना, तो वो मतलब आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्ट देगा। तो यही बात है।
हाँ, और जैसे बहुत से खरपतवार है जो जड़ से खत्म नहीं होते, जैसे हाँ। मोथा है। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं सीड बैंक कहते हैं। सॉइल के अंदर ना इस मतलब ये सब सीड्स के एक मतलब बैंक जैसे होते हैं, हाँ, जहाँ से ये उगते रहते, ये खत्म नहीं होते। गांठें इनके हाँ, वापस हाँ, चलती हाँ। रहती है। तो तो ये परमानेंट खत्म हो सकता है ना, क्योंकि आपने उधर पानी भर दिया हाँ, धान में हाँ। पूरा, उसके अलावा इधर आप हरी ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप कहीं ना कहीं, वैसे इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब किसान भाई करते क्या है कि जैसे गहरी जुताई किसानों को बता दे तो किसान हर साल गहरी जुताई करे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये ना करके अब 3-4 साल में अगर गहरी जुताई करते हो तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम तो सकारात्मक है, क्योंकि जड़ें जो गहरी खरपतवार की वो खत्म हो जाती है, फिर धूप पड़ती है। तो ये भी एक फायदेमंद चीज हो सकती है। और मुख्य तो यही है कि जैसे कि सर अगर कम ही है खरपतवार, आपको लग रहा है कि केमिकल से कम लागत आपके हाथ से करने की आ रही है, तो इतना सा तो किसान परिश्रम कर ही सकता है। अगर कम है, कहीं कहीं आपको दिख रहा है इक्का दुक्का, तो आप हाथ से भी तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। हर जगह मतलब केमिकल ही जरूरी थोड़ी है, क्योंकि इसके उल्टे भी तो प्रभाव। तो ये था किसान भाई हमारा 4 बिंदुओं को लेके वीडियो। इसके लिए आपने, सर ने आपको पूरी जानकारी दी और मैंने आपको पूरा ट्रांसलेट किया। तो बताइए आपके लिए काम की चीज़ है या नहीं, और है तो हम आगे और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।